सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन? बादशाह को गद्दी पर बैठे कई साल हो चुके थे। इस बीच न तो किसी पड़ोस के राजा ने मुल्क पर हमला किया और न ही दूर के किसी बादशाह ने। जनता भी इतने दिन कोई बड़ी लड़ाई न होने से बर्बादी से बची रही थी। मुल्क में थोड़ी बहुत खुशहाली हो चली थी। यूं भी दो राज्यों की जंग से सबसे ज़्यादा असर उस देश की जनता पर ही पड़ता था जिस पर दूसरे देश की सेना हमला करती थी। यदि कोई राजा हमला करता था तो अपने देश का बादशाह लड़ाई के खर्च की भरपाई करने के लिए जनता से ज़्यादा कर वसूल करने लगता था। फौज के लिए खाना खुराक का खर्च भी जनता से ही वसूल किया जाता था। फिर जब दूसरे राज्य की सेना अपने राज्य में घुस आती तो वह खेतों को रौंदती, किसानों को लूटती हुई आगे बढ़ती थी और जब वह सेना लौट जाती थी तो मुल्क का बादशाह इस नाम पर नए नए टैक्स जनता पर लगा देता कि सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च होने के कारण मुल्क का खजाना खाली हो गया है। इन तमाम हालात में हर लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा घाटे में रहते थे वे मुल्क के आम लोग थे, जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुल्क की गद्दी पर कौन बैठ रहा है। अब कई साल से किसी बादशाह ने उस मुल्क की बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दी तो बादशाह यह गलतफहमी हो गई कि वह चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह है इसलिए उससे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसी खुशफहमी के साथ बादशाह के दिमाग में एक शक भी घर कर रहा था, क्या वाकई वह दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह नहीं है? अपने इस शक को दूर करने के लिए उसने खोजा की सेवाएं लेने का निश्चय किया। एक दिन उसने खोजा को अपने दरबार में बुलाया। उसके आने पर बादशाह ने खोजा से पूछा, नसरुद्दीन खोजा, तुम बहुत से मुल्कों में आते जाते रहते हो, तुम मुझे यह बताओ कि क्या किसी भी मुल्क में मुझसे ज़्यादा ताकत वाला बादशाह है? खोजा बोला, बेशक, ऐसे लोग लाखों की तादाद में हैं। बादशाह सलामत अपने मुल्क में भी और दूसरे मुल्क में भी है। बादशाह को यह जानकर बेहद अचंभा हुआ। उसने पूछा, वे लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं? खोजा बोला, वे किसान हैं और हर मुल्क के हर गांव में रहते हैं। खोजा की बात सुनकर बादशाह झल्लाया, यह कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? मैंने तो समझा था कि तुम किसी बड़े आदमी का जिक्र कर रहे हो। हल चलाने वाले किसानों की भला क्या औकात, आखिर वे मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? खोजा ने बादशाह को समझाया, हाँ जहाँपनाह, किसान आपसे ही नहीं किसी भी बादशाह से कई ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर वे आपके लिए अनाज ना उगाएं तो भला आपके अंदर ताकत कहाँ से आएगी? मर्ज कुछ दबा कुछ खोजा के शहर में कई अमीर लोग रहते थे। जब से बादशाह ने खोजा को मुल्क की राजधानी में आकर रहने को कहा था, तब से उसे आए दिन किसी न किसी अमीर आदमी से भेंट करने का मौका मिलने लगा था। चूँकि बादशाह खोजा को कभी-कभार ही कोई भारी अड़चन आ पड़ने पर ही याद करता था, इसलिए खोजा अपने खाली समय में किसी न किसी रोगी का इलाज करने में जुट जाता था। इस तरह जहाँ उसका समय परोपकार करने में बीत जाता था,
वहीं उसकी जान पहचान भी बढ़ जाती थी। खोजा गरीबों का इलाज तो मुफ्त में करता था, लेकिन अमीरों को यदि कभी इलाज कराने की जरूरत पड़े तो उनसे वह खासी मोटी रकम वसूल करता था। इस रकम से वह दवाइयाँ खरीदता जो गरीबों के इलाज में काम आती थीं। बादशाह के दरबार में और इलाज के बहाने जब उसकी अमीरों के साथ मुलाकातें बढ़ने लगीं तो वह कई अमीरों के बारे में बहुत कुछ जानने लगा। अपनी इस जानकारी के आधार पर वह कई बार कई मरीजों को अमीरों के चंगुल से भी बचा लिया करता था। एक बार एक अमीर के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसने ऐसा कई हकीमों के घर अपने नौकरों को दवाई लाने भेजा, जो हकीम मुफ्त में दवाई देते थे, लेकिन किसी भी हकीम के यहाँ दवाई मिलना तो दूर की बात, नौकरों को भी हकीम ही हाथ नहीं आया। तब तक हारकर अमीर करारता हुआ खोजा के घर पहुँचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही वह जोर से चिल्लाया, हाय मर गया, पेट में जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई दवा दीजिए। खोजा ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने कोई गंदी चीज तो नहीं खा ली? बीमार अमीर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक रोटी खाई है जिस पर फफूंदी लगी हुई थी। यह सुनकर खोजा को यह समझते देर न लगी कि सेठ ने अपनी कंजूसी की आदत के चलते धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर वह रोटी खाई होगी। उसने बिना कुछ कहे अपना दवाइयों का बक्सा खोला और उसमें से एक आँख ठीक करने वाली दवा निकाल ली। फिर बीमार सेठ को हिदायत दी, सिर्फ ऊपर उठाओ और आंखें खोलो, मैं तुम्हारी आंखों में दवा डालना चाहता हूँ। बीमार अमीर कराहना छोड़कर चिल्लाया, खोजा आप गलत समझ रहे हैं, मुझे पेट की बीमारी है, आंखों की नहीं। खोजा ने उसे समझाया, मैं ठीक समझ रहा हूँ, अगर तुम्हारी आंखें ठीक होती तो इतनी बड़ी उम्र में फफूंदी वाली रोटी ना खाते, इसलिए पेट से पहले तुम्हारी आंखों का इलाज जरूरी है। खिड़की पर सिर, मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। एक बार खोजा के एक कंजूस दोस्त ने मजाक में खोजा से कहा कि अमुक दिन वह उसके घर दावत पर आए। खोजा ने उसकी बात को सच मान लिया। निर्धारित दिन खोजा उसके घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक दुष्ट मंत्री का घर पड़ा। खोजा उसके पास के घर के सामने से गुजर रहा था कि उसने देखा मंत्री का बेटा फाटक पर खड़ा है। खोजा को पता था कि वह मंत्री कई दिनों से बीमार चल रहा है। खोजा ने बड़े अनमने ढंग से उस लड़के से पूछा, तुम्हारे अब्बाजान की तबीयत अब कैसी है? शुक्रिया खोजा चाचा, आपकी दुआ से अब वह ठीक हो रहे हैं, मेरी दुआ से। खोजा उसकी बात काटता हुआ बोला, मेरी दुआ से तो तुम्हारे परिवार को इस समय मातम मनाना चाहिए था, इससे पहले कि मंत्री का बेटा उसकी बात में छिपी अपने पिता के प्रति नफरत को समझ पाता। खोजा वहां से आगे बढ़ गया। उसने दूर से देख लिया था कि उसका दोस्त अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की से झांक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र खोजा पर पड़ी, वह एकाएक खिड़की से हटा और घर में कहीं चला गया। इससे पहले कि खोजा उसके दरबारे पर पहुंच, कंजूस दोस्त ने अपनी बीवी को बताया, मैंने तो खोजा में मजाक में कहा था कि वह हमारे घर खाना खाने आए, पर वह बुक्कड़ तो सचमुच ही आ गया है। पत्नी ने शिकायती लहजे में जवाब दिया, यह तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले बताते तो मैं कुछ बनाकर रखती। खोजा का दोस्त बोला, अरे नहीं, उसे खाना खिलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस तुम किसी तरह उसे चलता कर दो। दोस्त के घर के बाहर पहुंचते ही
खोजा ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी के दरवाजे पर आने की आहट सुनाई नहीं दी। तब खोजा ने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार दरवाज़ा खटखटाना बेकार नहीं गया। आहट सुनकर कंजूस दोस्त की पत्नी दरवाजे पर आकर बोली, क्या आप ही खोजा है? बच्चों के अब्बा तो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। आप किसी दूसरे दिन तशरीफ लाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, खोजा बोला, मगर एक बात उसे जरूर बता देना, आइंदा से जब कभी बाहर जाए तो अपना सिर खिड़की पर लटका कर ना जाए। अपराध और सजा। मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। एक बार एक आदमी डरा सहमा सा स्क्रोजा के पास पहुंचा। स्क्रोजा ने ज्यों ही उसे अपने घर के भीतर बैठने को कहा, वह व्यक्ति बताई हुई जगह पर न बैठकर दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को भीतर से बंद करने के बाद खोजा के एकदम करीब आकर बोला, खोजा भाई, मैं एक अपराधी हूँ। मैंने एक किशोरी के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी, लेकिन मैंने दोनों अपराध अनजाने में किए हैं। क्या तुम मेरा मुकदमा लड़ सकते हो? खोजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझको 2000 रुपये देने होंगे। जिस दिन तुम मुझे इतनी रकम दे दोगे, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए चल पड़ूंगा। खोजा की फीस सुनते ही वह व्यक्ति खोजा से विदा लेकर चल दिया। खोजा ने कई दिन तक उस व्यक्ति का इंतजार किया, लेकिन वह व्यक्ति फिर लौटकर नहीं आया। काफी अरसा बीत जाने के बाद एक दिन फिर वह आदमी खोजा के घर पहुंचा। इससे पहले कि खोजा उसे पहचानने की कोशिश करता, उसने खुद ही अपना परिचय दे दिया। खोजा भाई, तकरीबन 16 साल पहले मैं आपके पास आया था। तब मैंने बताया था कि मैंने एक किशोरी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं चाहता था कि आप मेरा मुकदमा लड़े। हालांकि आप तैयार थे, किंतु मैं ही फिर आपके पास नहीं आया। खोजा को सब कुछ याद आ गया। उसने उस अपराधी से कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आए, यह तो समझ में आया, लेकिन फिर तुम्हारे मुकदमे का क्या हुआ? तुम्हें सजा हुई या नहीं? अपराधी बोला, अभी मेरा मुकदमा विचाराधीन है। इस बीच अपना मुकदमा लड़ने के लिए मैंने कई वकील किए। मुकदमेबाजी में मैं अब तक तकरीबन 5 लाख रुपए लगा चुका हूँ। छोटी से लेकर बड़ी अदालत तक मेरा मुकदमा चल चुका है, लेकिन मुझे अभी भी यह लग रहा है कि मुझे मौत की सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपराधी खोजा की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। खोजा को उम्मीद थी कि वह अभी अपनी कहानी पूरी करेगा, लेकिन जब काफी देर हो चुकी थी और तो खोजा ने स्वयं ही पूछ लिया, तुम मुझे यह बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी बोला, शत्रुंजय भाई, मैं चाहता हूँ कि बड़े काजी की अदालत में मेरे मुकदमे की पैरवी आप करें। यह सुनकर खोजा ने उसे समझाया, भाई मेरे 16 साल पहले मात्र 2000 रुपये लेकर मैं तुम्हें इस मुकदमे से मुक्ति दिला रहा था। तुमने इतना पैसा और समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। इतने धन से तो तुम्हारा परिवार कब का मालामाल हो चुका होता। तुम्हें तो तब भी इस दुनिया से जाना था और अब भी जाओगे, अलबत्ता अब अपने परिवार को कंगाल करके जाओगे। तुमने जो जुर्म किए हैं वे कतई माफ के काबिल नहीं है, न तो उस वक्त थे और न आज है। यह सुनकर वह अपराधी अपना छोटा सा मुँह लेकर लौट गया। हथेली पर बाल क्यों नहीं आते? एक बार खोजा से बातें करते हुए बादशाह को कुछ नई बातें जानने की इच्छा हुई। उसने अपना दायां हाथ आगे करके खोजा से पूछ लिया,
खोजा, ये तो बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? खोजा ने तपाक से उत्तर दिया, जहाँपनाह, आप इसी से तो दीनहीन और विद्वानों को दान दिया करते हैं। उन पैसों की रगड़ से आपकी हथेली पर बाल नहीं उगते। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? वह इसलिए कि आपके दिए दान और इनाम को मैं इन्हीं हाथों से लेता हूँ। फिर मेरी हथेली पर बाल कैसे उगेंगे? बादशाह ने अगला प्रश्न कर दिया, तो हमारे दूसरे अधिकारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं? इसका तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, जहाँपनाह, जब आप मुझे या किसी दूसरे को कोई इनाम या दान देते हैं तो उन्हें मन ही मन बहुत जलन होती है। हमारे जलन के वे अपनी अपनी हथेलियाँ रगड़ने लगते हैं। इसी कारण उनकी हथेलियों पर से बाल गायब हो गए हैं। खोजा का ऐसा सटीक जवाब सुनकर बादशाह उसकी हाजिर जवाबी का कायल हो गया। फिर उसने खोजा से कोई अटपटा सवाल नहीं पूछा। गधों का गवर्नर। खोजा नसरुद्दीन अपनी एक आदत से बाज नहीं आता था। आदत यह थी कि जहाँ भी वह कोई अटपटा काम होता देखे तुरंत मीन मेख निकालने लगता था। यदि कभी किसी ने कोई बेवकूफ़ी भरी बात की हो तो उसकी काट फौरन करता था। खोजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहने वाला बादशाह है, वजीर है या शहर का कोतवाल। यदि कोई सरकारी मुलाजिम किसी गरीब आदमी को बेवजह परेशान कर रहा हो तो वह बीच में कूद पड़ता था। वह उस गरीब को उस अधिकारी के चंगुल से न सिर्फ आज़ाद करवाता था, बल्कि जरूरी हुआ तो उस अफसर की शिकायत बादशाह तक करने पहुँच जाता था। कई बार जब बादशाह के किसी अटपटे आदेश का पालन करने के लिए सरकारी अधिकारी जनता को मजबूर कर रहे होते थे, तब खोजा अचानक वहां पहुंचकर उनसे वैसा करने से रोका देता था। जब वे नहीं रुकते थे तब वह बादशाह के पास जाकर उनकी शिकायत करता था कि आपके अधिकारी जनता को ऐसा काम करने को कह रहे हैं जैसा काम कोई बेवकूफ ही करने को कह सकता है। जाहिर है बादशाह को यह सुनकर बुरा लगता था। चूंकि अधिकारी उसी के आदेश का पालन कर रहे होते थे, अलबत्ता वह खोजा के सामने यह नहीं कह पाता था कि अधिकारियों से वह बेवकूफ़ी करने को उसी ने कहा था। एक दिन बादशाह ने खोजा को ही अपमानित करने की योजना बनाई। उसने खोजा को अपने महल में बुलवाया और अपने तमाम अधिकारियों व वजीरों की मौजूदगी में बड़ी शान से खोजा जिस कुर्सी पर बैठा था उसके पास पहुंचा। बादशाह ने पूरी संजीदगी से उन सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं खोजा को राजधानी के गधों का गवर्नर नियुक्त करता हूँ। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी खोजा अपनी जगह से उठा और बड़े अदब से बादशाह को सलामी देने के बाद शान से बादशाह की गद्दी पर जा बैठा। खोजा के पीछे पीछे बादशाह भी लपकता हुआ अपनी गद्दी पर आया और कड़कती आवाज में खोजा से बोला, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गद्दी पर बैठने की? तुरंत राजगद्दी से उतरो। खोजा ने बादशाह की नाराजगी और गुस्से की परवाह किए बिना धीमी आवाज में कहा।
शेर चिल्लाओ मत, किसी गधे को मेरे सामने रेंगने की इजाज़त नहीं है। सबको गधे के गवर्नर का खोजा का हुक्म मानना होगा। इतना सुनना था कि राजसभा में मौजूद तमाम लोग ठहाका मारकर हंस पड़े और इन हंसने वालों में सबसे ऊंची हंसी खुद बादशाह की थी। पहले दिया फिर वापस लिया। ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार कर रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए, इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफ़ी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफ़ी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं जमीरा। तुम फिक्र मत करो, मैं कभी इसका इंतजाम करता हूँ। मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूँ। हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नज़र अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खा कर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊँ? हैदर ने हैरानी से पूछा। कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेंट दी थी। अब मैं जहाँ भी रहूँगा दफनाने के लिए तुम्हारा वहाँ होना आवश्यक है। मीर जाफर ने कहा, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ जाकर मरो, अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, समझे अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया।
जहाँ उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए, तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा, जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी को नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया। फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना चढ़ डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे। वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्कुरा दिया। ख्वाजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। बादशाह की कीमत। एक दिन बादशाह और ख्वाजा एक साथ नहाने गए। रास्ते में एक जगह बिकने के लिए लाइन लगाकर बैठे गुलामों को देखकर बादशाह ने ख्वाजा से पूछा, अगर मुझे बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेचा जाए तो क्या कीमत मिलेगी? ख्वाजा ने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। बौखला कर बोला, तुम निहायत बेवकूफ़ आदमी हो। झट पड़ता है, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई हुई है। यह ठीक है कि इस समय मैंने हीरे जवाहरात नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मैंने जो रेशमी गाउन पहना हुआ है उस अकेले की कीमत ही 10 रुपए से कहीं ज़्यादा होगी। ख्वाजा ने कहा, आपने सही अंदाजा लगाया जहाँपनाह। यकीनन इस गाउन की कीमत 10 रुपए से कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वह क्या है कि बाजार का चलन ही कुछ ऐसा है कि जो भी पुरानी चीज़ बिकने आती है उसकी पूरी कीमत कोई नहीं देता, आधी पौनी ही देता है। मैंने दरअसल इस गाउन की ही तो कीमत लगाई थी और मेरी बादशाह ने पूछ, आपकी भला कोई क्या कीमत लगाएगा? इस मुल्क में कोई इतना अक्लमंद नहीं जो यह जान सके कि आपका क्या इस्तेमाल हो सकता है। ख्वाजा के कथन का बादशाह ने यह अर्थ लिया कि वह तो बेशकीमती है, इसलिए कोई उसे नहीं खरीदेगा। इसी गुस्सफहमी में फूलकर कुंपा हुए बादशाह ने बात बदलते हुए कहा, ख्वाजा, तुम्हें अगर कभी धन और न्याय में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? ख्वाजा ने उत्तर दिया, धन को चुनूंगा। बादशाह ने हैरान होते हुए अगला सवाल किया, आखिर क्यों? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो न्याय को चुनता, धन को नहीं। धन तो आसानी से हासिल होता है, पर न्याय मुश्किल से मिलता है कि नहीं? ख्वाजा ने सफाई दी, जहाँपनाह आदमी 2 किस्म की चीज़ें को पाने की तमन्ना पालता है। पहली तो वह चीज़ जिसका उसके पास अभाव हो, या दूसरी वह चीज़ जिसके मिलने की उसे थोड़ी बहुत उम्मीद हो। जो चीज़ उसे मुल्क में मिल ही ना सके, उस पाने की तमन्ना पालने का लोभ क्या है?
जैसा देव वैसी पूजा। एक बार खोजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ और कोई तो शिकार करने योग्य जानवर मिला नहीं, लेकिन एक पहाड़ी बकरी जरूर उसके हाथ लगी। खोजा उसका शिकार कर ले आया। पत्नी ने बकरी का गोश्त एक देगची में पकाया। खोजा ने अपने कुछ इष्ट मित्रों को दावत दी। सबने मिलकर पहाड़ी बकरी का गोश्त खाया। सभी दोस्त खोजा की तीरंदाजी और मेहमानबाजी की प्रशंसा करते वहाँ से विदा हो गए। दूसरे दिन कुछ आवारा किस्म के नौजवान खोजा के घर पहुँचे और उससे बोले, खोजा भाई, हम तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुम एक पहाड़ी बकरी मार कर घर लाए हो। उसका लजीज गोश्त हमें नहीं खिलाओगे? खोजा उन नौजवानों की बात सुनकर और समझ गया कि यूँ लोग मुझे हैरान करने के लिए यहाँ आए हैं। पहले तो उसने यही सोचा कि इनके मुँह लगना ठीक नहीं है, इन्हें विदा कर देने में ही भलाई है। फिर उसे लगा कि यदि मैंने इनसे कहा कि कुछ बचा नहीं तो ये लोग किसी और चीज़ की मांग कर सकते हैं, इसलिए मना करने का कोई बहाना बनाने के बजाय खोजा मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा, आओ बैठो। फिर खोजा ने बकरी की बची खुची हड्डियों को देगची में डालकर उबाला और प्रत्येक को एक एक कटोरा शोरबा थमाकर बोला, लो पियो, यह गर्मा गर्म शोरबा पियो। यह किस चीज़ का शोरबा? खोजा उन्होंने पूछा। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बकरी के मांस का शोरबा पिला रहा हूँ, खोजा ने कहा। तीसरे दिन दूर से कुछ अजनबी घुड़सवार खोजा के पास आए और अपना परिचय स्वयं देते हुए खोजा, हम सब तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुमने एक मोटी ताजी पहाड़ी बकरी का शिकार किया है। उम्मीद है हमारी खातिर करने में कंजूसी नहीं करोगे। खोजा ने तुरंत जान लिया कि ये भी मान न मान में तेरा मेहमान वाले दर्जे के लोग हैं। इनसे निपटने का वही तरीका अपनाना ठीक रहेगा जो कल वाले नौजवानों पर अपनाया था। अगले ही दिन खोजा ने उन सभी को अपने कमरे में बैठा लिया। फिर एक बड़े से तसले में गंदा पानी भरकर उनके सामने रख दिया। प्रत्येक के कटोरे में एक एक करछी गंदा पानी डालकर उसने उनके सामने रख दिया। फिर बोला, तुम लोग मेरे माननीय मेहमान हो, मेरे दोस्त के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बकरी के गोश्त का शोरबा पिला रहा हूँ। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि जैसा देव वैसी पूजा। थमिए मेरा हाथ। एक बार एक इमाम तालाब के किनारे हाथ पैर धो रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर पड़ा। इमाम का गिरना था कि तालाब के किनारे खड़े लोग उसे बचाने का उपाय करने लगे। एक आदमी ने अपना हाथ इमाम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूँगा। वह यही बात बार बार दोहराता रहा, पहले थोड़ी धीमी आवाज़ में, फिर जोर जोर से चिल्लाकर। वह बेचारा लगातार एक ही बात दोहराता रहा, लेकिन इमाम ने उसकी हाथ नहीं थामा। इमाम तालाब में डूबता उतरता रहा, पानी से बाहर आने के लिए हाथ पैर मारता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन उसने भूलकर भी उस मददगार के हाथ थामने के ना तो लक्षण दिखाए और न उसकी तरफ एक बार भी देखा तक। तब लोगों ने सोचा कि इमाम बुद्धिमान आदमी है,
उसे ऐसा लग रहा होगा कि जो आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और उन्हें अपना हाथ देने को कह रहा है, वह इतना कमज़ोर है कि वह इमाम को तो क्या बाहर निकालेगा, इस चक्कर में स्वयं भी तालाब में जा गिरेगा। तब और लोगों ने उस आदमी की तरह जोर जोर से यह बोलना शुरू कर दिया कि इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूँगा। सब लोगों को यह उम्मीद थी कि इमाम साहब अपने आप तय कर लेंगे कि उन्हें किसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात थी कि इमाम ने किसी भी आदमी की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों ने इसे इमाम की घबराहट समझा। उन्हें यकीन हो चला कि इमाम इसी तरह कुछ देर और असमंजस में रहे तो फिर उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी घूमता घामता खोजा वहां आ पहुंचा। खोजा पर नजर पड़ने ही सब लोगों ने मिलकर उससे विनती की कि वह किसी तरह इमाम को बचा ले। दूर से ही लोगों की चिल्लाहट सुनकर खोजा यह जान चुका था कि इमाम को बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किए जा चुके हैं। सबके कहने पर खोजा तालाब के किनारे तक आया और सबको सुनाते हुए बोला, भाइयों, इमाम साहब अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों से लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। फिर उसने इमाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, इमाम साहब, मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूँगा। यह सुनते ही इमाम ने लपक कर खोजा का हाथ थाम लिया। फिर उसी का हाथ थामे हुए वह तालाब के किनारे आ लगा। पेट के चूहे का इलाज। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज करता था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाना था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज़्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था, और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वह उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते थे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ है। अलबत्ता लोग ज़्यादा दिन तक अब अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा तड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई। तुम भी कैसे बेवकूफ़ हो सेठ जी, खैर आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है।
आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ, जितना संभव हो मुँह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ, वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं। यह सुनना था कि सेक्रेटरी एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। दो पड़ोसिने शहर में एक ही राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से रह रही थीं। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव का थी, परंतु दूसरी खोटी और कलिहारी थी। उनके मनमुटाव का खास यही कारण था, वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थीं। कर्कशा स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वह किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सके, तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रख आई। फिर वह रोती बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंच गई। खोजा उस समय बादशाह का सलाहकार बना हुआ था। बादशाह ने खोजा से उनका इंसाफ करने को कहा, तो खोजा ने सबसे उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया, जिस पर वाकुलटा स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल वृत्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है, जैसे कि यह तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह स्त्री बोली, हुजूर, मैंने नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल आया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब खोजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, फिर बोला, वह दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा, वहां दोनों स्त्रियां रहती थीं। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर वह इल्जाम लगाया गया है, वह तो बहुत ही भली है। जिसने उस पर इल्जाम लगाया है, वह निहायत कर्कशा और फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुन आया था, वैसा हाल खोजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए खोजा ने एक तरकीब निकाली। उसने भली मास स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की, तो अपना सारा लिबास उतार कर चुपचाप एक ओर खड़ी हो जा। यह सुनकर वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं नंगी कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितने की निर्लज्जता से। तब खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है, तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतार दे। इस पर तो वह तुरंत खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपने पोशाक उतारने को तैयार होते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को इस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांधे गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए, तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की करतूत पर बड़ा रंज हुआ। उसने उसे कारागार में डलवा दिए और
ने एक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। मार का मेहनताना। खोजा कहीं आने जाने के लिए हमेशा पहले गधे का ही इस्तेमाल करता था। खेती किसानों के लिए उसने 2 बैल भी रखे हुए थे। एक दिन हुआ था यह कि खोजा के एक बैल पर एक सेठ के बैल ने हमला कर दिया। खोजा के बैल ने सेठ के बैल को बहुत रोका, लेकिन जाने किस बात पर गुस्साए बैल ने सींग मारकर खोजा के बैल को मार डाला। खोजा के तो जैसे अपने बैल के साथ ही प्राण निकल गए। बिना 2 बैलों के खेती नहीं हो सकती थी और फिर दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। जिस बैल ने खोजा के बैल की हत्या की थी, खोजा ने उस बैल के मालिक से कहा कि या तो वह उसे एक बैल खरीद कर दे या फिर कुछ दिनों के लिए अपना बैल उधार दे दे, जिससे कि खोजा अपने खेत जोत सके। सेठ ने खोजा की एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। तब खोजा इंसाफ मांगने के लिए काजी के पास गया। काजी ने बड़े ध्यान से खोजा की दलीलें सुनी, उसे भरोसा दिलाया कि उसकी अदालत में खोजा को इंसाफ मिलेगा। काजी ने सेठ को तलब किया। सेठ की दलीलें सुनने के समय खोजा को अदालत से बाहर रहने को कहा गया। खोजा का माथा तो ठनका, फिर भी वह काजी की हिदायत को मानते हुए अदालत से बाहर चला गया। इधर खोजा बाहर गया, उधर सेठ ने काजी को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सेठ की गवाही पूरी हो गई, तब काजी ने फिर से खोजा को तलब किया। खोजा तो अदालत के बाहर बैठा इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत अदालत में हाजिर हो गया। खोजा के आते ही काजी बोला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि खोजा को मुआवजे के तौर पर 10 रुपए देने होंगे। खोजा हैरान, एक तो उसी का बैल मरा, सेठ के बैल ने बेवजह उसके बैल पर हमला किया और उसके प्राण लेकर ही हटा। इस पर काजी उसी पर जुर्माना कर रहा है। मायूस होकर खोजा ने कहा, पर काजी साहब यह तो बताइए कि मेरा ही बैल मरा और अब मुझे ही मुआवजा देना पड़ रहा है। काजी बोला, सेठ जी के बैल ने तुम्हारे बैल को मारने के लिए काफी ताकत लगाई। 10 रुपए उसका मेहनताना है। काजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि खोजा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, काजी साहब, आपके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मुझे काफी ताकत लगानी पड़ी। मेहनताने के तौर पर आप उस सेठ को दे दीजिए। 1000 बार कोसना खोजा को कुछ काजियों के फैसले सुनाने के ढंग से बहुत शिकायत थी। वे ऐसे काजी थे जो मामले को पूरा सुने बिना ही फैसला सुना देते थे। कोई कसूरवार है या नहीं, यह जानना गवारा नहीं है करते थे। आज कुछ दबा कुछ खोजा के शहर में कई अमीर लोग रहते थे। जब से बादशाह ने खोजा को मुल्क की राजधानी में आकर रहने को कहा था, तब से आए दिन किसी न किसी अमीर आदमी से भेंट करने का मौका मिलने लगा था। चूंकि बादशाह खोजा को कभी कभार ही कोई बाहरी अड़चन आ पड़ने पर ही याद करता था, इसलिए खोजा अपने खाली समय में किसी न किसी रोगी का इलाज करने में जुट जाया करता था। इस तरह जहाँ उसका समय परोपकार करने में बीत जाता था, वहीं उसकी जान पहचान भी बढ़ जाती थी। खोजा गरीबों का इलाज तो मुफ्त में करता था, लेकिन अमीरों को यदि कभी इलाज कराने की जरूरत पड़े तो उनसे वह खासी रकम ले लेता था। इस रकम से वह दवाइयाँ खरीदता था जो गरीबों के इलाज में काम आती थीं।
1000 बार कोसना। खोजा को कुछ काजियों के फैसले सुनाने के ढंग से बहुत शिकायत थी। वे ऐसे काजी थे जो मामलों को पूरा सुने बिना ही फैसला सुना देते थे। कोई कसूरवार है या नहीं यह जानना गवारा नहीं करते थे। हालांकि खोजा की कोशिश यही रहती थी कि वह जब भी किसी काजी के पास किसी गरीब का मुकदमा लेकर जाए तो उस गरीब के साथ अन्याय न होने पाए। लेकिन ऐसे काजियों की अदालत में खोजा को मायूसी ही हाथ लगती थी। उस गरीब आदमी से ज़्यादा दुखी तब खोजा होता है। एक बार तो खोजा पर बहुत बुरी बीती। खोजा सड़क पर चला रहा था। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगी और वह मुँह के बल जा गिरा। खोजा चिढ़कर उस पत्थर से बोला, उल्लू के पट्टे, मैं तुझे 1000 बार कोसता हूँ। संयोग से एक रईस का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसने सोचा कि खोजा उसी को कोस रहा है। घर पहुँचकर उसने अपने पिता से कहा, रास्ते में खोजा ने मुझे बेवजह 1000 बार कोसा है। यह सुनते ही उसके रईस पिता को तैस आ गया। उसने न तो अपने बेटे से पूरा वाक़या सुनना जरूरी समझा, न खोजा से जाकर पूछा कि उसने क्या क्यों किया। वह हवेली से निकल सीधा काजी की अदालत में पहुंचा और खोजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। काजी ने अपनी आदत के अनुसार रईस की शिकायत सुने बिना ही खोजा को बुलाने संदेह बहाक भेज दिया। खोजा काजी की अदालत में पहुंचा। उसके पहुंचते ही बिना खोजा का पक्ष सुने काजी ने उस पर चांदी के आधे सिक्के का जुर्माना कर दिया। खोजा अपनी याद में उस रईस से कभी मिला तक नहीं था, इसलिए उसके शान में कोई गुस्ताखी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए खोजा ने पूछा, मेरा कसूर क्या है? रईस ने बताया, तुमने आज सुबह मेरे बेटे को किसी बात के लिए 1000 बार कोसा है। ओह, तो ये बात है, पर मैंने तो पत्थर को कोसा था। खोजा ने याद करते हुए कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम फौरन जुर्माना भरो। काजी ने खोजा को आदेश दिया। खोजा ने जेब से निकलकर चांदी का एक सिक्का मेज पर फेंक दिया और काजी से बोला, 1000 बार कोसने का जुर्माना। अगर सिर्फ आधा चांदी का सिक्का है तो मैं पूरा सिक्का देता हूँ। बकाया रकम मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में मैं 1000 बार तुम्हें कोसता हूँ। दही का खाली बर्तन। यह बात तब की है जब मुल्क का बादशाह और वजीर आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीर आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं भी किसी और दिशा में। काफ़ी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे वह भी न जाने कहाँ जा छिपा। थक हार कर बादशाह और उसके वजीर आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लग आई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुँचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीर आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ, उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना, हमें बेहद प्यास लगी है। हम इस देश के बादशाह और वजीर आजम हैं। वजीर आजम की आवाज़ सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला।
पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ़ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था, अभी अभी लौटा हूँ। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वज़ीर आज़म को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन जब वे काफ़ी दूर चले गए तो खोजा हाथ में दही का बर्तन लेकर मकान के छज्जे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में कहने लगा, बादशाह सलामत वापस आ जाइए। बादशाह और वज़ीर आज़म ने दूर से दही का बर्तन लिए खोजा को पुकारते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। घोड़ों को सवार छोड़कर वे फौरन खोजा के पास जा पहुँचे। जब वे बिल्कुल करीब पहुँच गए तो खोजा ने दही का बर्तन उनके सामने पलट दिया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, आप खुद देख लीजिए, क्या यह बर्तन सचमुच खाली नहीं है। इस तरह से खोजा ने अपनी तरफ से वज़ीर आज़म को ठीक उसी के लहजे में पुकार कर जैसे का तैसा जवाब दे दिया। यह बात अलग है कि उन दोनों की समझ में यह नहीं आया कि खोजा ने उन्हें फिर क्यों पुकारा था। खरी बात। एक बार बादशाह अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए घर घर घूमने निकला। वह जहाँ भी गया लगा उसे बुरी हालत में मिले, लेकिन डर के मारे सभी ने यही कहा कि वह सब मज़े में है। उन्हें बादशाह या उसके मुलाजिमों से कोई शिकायत नहीं है। इसी क्रम में बादशाह खोजा के घर भी पहुँचा। उसने देखा कि खोजा अपने बिना छत वाले घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ना तो उसे बादशाह के आने की खुशी है और ना ही कहीं जाने की जल्दी। बादशाह ने खोजा से कहा, खोजा जरा मुझे अपनी ज़मीनें तो दिखाओ। खोजा बोला, जहाँ पनाह ज़मीनें कहाँ से दिखाऊं, मेरी ज़्यादातर ज़मीनें तो तहसीलदार के कब्जे में हैं, कुछ थोड़ी सी ज़मीन ही बची है मेरे पास। ऐसा क्यों? बादशाह ने पूछा। खोजा ने बताया, कई साल सूखा पड़ने के कारण मैं ज़मीनों का लगाना नहीं दे पाया था। बादशाह ने आगे पूछा, तुम्हारा अनाज कहाँ है? खोजा बोला, जहाँ पनाह, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सूखा पड़ने से अनाज ज़्यादा नहीं हुआ था, जितना हुआ था बस सारा का सारा आपके महल में पहुँच चुका है। तुम्हारे मकान की छत कहाँ है? बादशाह ने अगला सवाल पूछा। उसे वह साहूकार ले गया जिसने मैंने फसलें बोने लिए बीज उधार लिया था। खोजा ने जवाब दिया, और तुम्हारे घर फर्नीचर, चारपाई आदि, उन सब का क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। वह आयकर न चुका पाने के कारण काजू उठा ले गया। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बादशाह ने इस नियत से पूछा कि जैसे ही वह अपने बेटे को हाजिर करेगा, हम उसे अपनी फौज में मुलाजिम रखने का ऐलान करके इसे खुश कर देंगे। खोजा ने किसी को पुकारने के लिए आवाज़ देने की जगह स्पष्ट सा जवाब दिया, हुजूर, जिलाधिकारी के जुल्म की वजह से उसकी मौत हो गई है। और तुम्हारी पत्नी, वह कहाँ है? बादशाह ने थोड़ी मासूमी के साथ पूछा। इस सवाल को करने से पहले सोचा था कि वह इस दुखी आदमी की पत्नी को इसके साथ न छोड़ने के लिए कहेगा, इस डर से कि उसे देखकर कहीं आप उस पर रीझ न जाए, मैंने उसे छिपा दिया है। खोजा ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा, तुम्हारी हर बात झूठी है खोजा, आखिर तुम्हारे मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गरज कर कहा। इस पर खोजा ने उत्तर दिया, नहीं जहाँपनाह, यह बातें सच्ची हैं। दूसरे की तरह यदि मैं भी आपके सामने झूठ बोलता कि मज़े में हूँ, आपकी प्रजा होना गौरव की बात मानता हूँ, आपके मुलाजिम बड़े नेक और इंसाफ परस्त हैं, तो शायद आप इतने गुस्से में न आते। बादशाह मुँह लटकाए खोजा के घर से निकला और किसी का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय वह सीधा अपने महल की ओर चल पड़ा। बोलिए ने पोशाक की इज्जत। एक दिन खोजा के एक दोस्त ने अपने घर पर दावत के लिए कई लोगों को बुलाया। खोजा से उसकी दोस्ती लंबे अरसे से चली आ रही थी,
इस बीच खोजा तो अपने पुराने हाल में ही बना हुआ था, लेकिन उसका दोस्त काफ़ी अमीर बन चुका था। दरअसल दावत के बहाने वह अपने दोस्तों को अपनी कामयाबी के बारे में बताना चाहता था, उन्हें अपनी समृद्धि दिखाना चाहता था। दावत के लिए उसके सब दोस्त तो सज धज कर पहुंचे, लेकिन खोजा अपने सादे लिबास में ही पहुंचा जिसे वह रोजाना पहनता था। खोजा के उस दोस्त ने खोजा को रोजाना पहनने वाले लिबास में देखा तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह न तो खोजा का स्वागत करेगा और न उसे मकान के अंदर आने देगा। ज्यों ही खोजा उसके दरवाजे पर पहुंचा, खोजा के दोस्त ने न तो उसके हाथ मिलाया और न अंदर आने को कहा। दोस्त को डर था कि इतने गरीब आदमी के साथ दोस्ती रखने की वजह से कई लोग उसकी खिल्ली न उड़ाएं। खोजा बिना मायूस हुए अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद खोजा ने नए कपड़े पहने और फिर उस दोस्त के घर जा पहुंचा। इस पर उसके दोस्त ने उसकी खूब खातिर की। फिर दस्तरखान पर रखे पकवानों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे अजीज दोस्त आइए, नोश फरमाइए। खोजा ने पकवानों में से एक पकवान उठाया और अपनी पोशाक पर डालने लगा। वहां मौजूद सारे मेहमान खाना छोड़कर खोजा की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे। सबके हाथ रुके हुए देखकर खोजा के मेजबान दोस्त ने भी खोजा की ओर देखा। उसे खोजा की यह हरकत कुछ अजीब सी लगी। उसने पूछा, खोजा आप यह क्या कर रहे हैं? खोजा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी इस शानदार पोशाक को खाना खिला रहा हूँ जिसे आपने इतनी इज्जत दी है। यदि मैं इस पोशाक को पहनकर न आया होता तो इस बार भी आपने मुझे यकीन घर से निकाल दिया होता। दरअसल आपके घर में मेरी नहीं इस पोशाक की इज्जत हुई है, इसलिए खाना खाने का हक भी मुझे नहीं मेरी पोशाक को है। कहना ना होगा